स्टूडेंट तो कैसे हैं आप सब। चलिए फिर से आप सबों का स्वागत है एक बार मेरे इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं फिर से आपके सामने हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है वो है आपका 11th और 12th का जो स्टडी ऑफ इंग्लिश बुक होता है उसका तीसरा लेसन। ऐसे यह तीसरा लेसन मैंने कल भी आपको बताया था और बहुत लंबा होने की वजह से मैंने इसको कंप्लीट नहीं बता सका। तो पार्ट 1 में और आधा जो शेष बच गया उसको मैं आज बताऊंगा। तो ये बिहार बोर्ड के 11th और 12th क्लास में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका पतला वाला जो बुक होता है आपका स्टडी ऑफ इंग्लिश, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। 2 लेसन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, तीसरा लेसन में लेकर चल रहा हूँ। तीसरा लेसन का आज ये दूसरा पार्ट है और अंतिम पार्ट है। और तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि बिना टाइम दूसरी बातों में, इधर उधर की बातों में ज़्यादा टाइम लगाना अच्छा बात नहीं है। हम लोग बिल्कुल जो है शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। और यह अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये रहा बुक और इसका आपका जो है वो तीसरा लेसन में हम लोग पढ़ रहे थे। आप देखिए यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे ठीक से। कह रहा है कि ये क्लास आपका जो है 11th और 12th, ये दोनों क्लास के लिए ये बुक प्रिस्क्राइब है अकेले। इसका भी नाम है रेनबो, लेकिन उसमें जो मेन बुक का नाम है वो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश की कहानी। और यह है आपका चैप्टर 3, तीसरा लेसन। और वह है आपका ओल्ड इंग्लिश। तीसरा चैप्टर में जो है, तीसरा लेसन में जो है वो क्या है आपका, तो वो है ओल्ड इंग्लिश। उसको हम लोग पढ़ रहे थे। ओल्ड इंग्लिश का अब सबसे पहले था आपका पीरियड। हम लोग देख लेते हैं कि ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है वो एडी आपका 449 टू एडी 1066 रहा है। यानी कि इंग्लिश की जहाँ पर शुरुआत थी, पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका हाउ इंग्लिश बिगिन, दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि इंग्लिश डाउन द एजेस, ठीक है। और तीसरा लेसन है जो है आपका ओल्ड इंग्लिश है। तो कि हम लोग दूसरे चैप्टर में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि इंग्लिश के जो है जब से चालू हुआ आपका 5वीं सदी से लेकर अब तक को 3 भागों में बांट दिया गया। पहले भाग को ओल्ड इंग्लिश कहा गया, दूसरे भाग को मिडिल इंग्लिश कहा गया और तीसरे भाग को मॉडर्न इंग्लिश कहा गया। जिसमें सबसे पहला जो है वो ओल्ड इंग्लिश है, उसको हम लोग देख रहे हैं, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब तक इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था ओल्ड इंग्लिश में, तो हम लोगों ने देखा था ओल्ड इंग्लिश का इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने देखा था कि ओल्ड इंग्लिश जो है वो उसकी शुरुआती दौर क्या थी, कैसे कैसे उसका रहा, क्या उसका जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहा। इस चीज़ को हम लोगों ने देखा था। कहाँ से कहाँ तक ये चला, किनका कौन किस पर आक्रमण किए, किस पर मतलब कि किनका वर्चस्व रहा, इस चीज़ हम लोगों ने देखा। और जिसका वर्चस्व रहा उसका ही चलती हमेशा रहा। और हम शुरू से यही जानते हैं कि एंग्लो सेक्शन जो आपका ये नाम है, जो ट्राइब है, उसी से इंग्लिश बना और यही जो था वो बहुत लंबे समय तक चलता रहा। इसी का देन जो है वो इंग्लिश रहा है। तो ठीक इसमें हम लोगों ने देखा था आपका इंट्रोडक्शन ओल्ड इंग्लिश में। अगर आपको इसको देखना है कि अब शुरुआती इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखना है तो आप मेरे चैनल पर इसका पहला वीडियो है, पार्ट 1 है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने इसमें देखा आपका पढ़ा पॉइंट कि डायलेक्टेड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश शॉर्ट में मैंने वही लिखा है। तो ओल्ड इंग्लिश के कितने डायलेक्टेड है, तो 4 डायलेक्टेड मैंने आपको लिखा है ऑलरेडी, उसमें बता रखा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। फिर से एक बार बता देता हूँ कि ओल्ड इंग्लिश के जो थे वो 4 डायलेक्टेड थे। वो कौन कौन थे, तो आपका कैंथिस थे, नॉर्थम्बेरियन थे, मर्सियन थे और वेस्ट सेक्शन थे। ये 4 उसके ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्टेड थे। उसके बाद हम लोगों ने आगे देखा उस पिछले वीडियो में कि आपका जो है ये कैरेक्टरिस्टिक, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसकी क्या क्वालिटी थी, कैसे यह था, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो था वो धीरे धीरे जो है 6ठी शताब्दी तक आते आते इसमें बहुत सारे वर्ड जो थे आपके फ्रेंच से लाए गए, फ्रेंच के वर्ड इसमें इंक्लूड किए गए। और ये जो स्टार्टिंग जो ओल्ड इंग्लिश का था शुरू में, उसमें जो था रूनिक अल्फ़ाबेट का प्रयोग हुआ करता था, जो कि बहुत ही लिखने में अजीब हुआ करता था, आपका हथियार की तरह, विपन की तरह दिखता था। इस चीज़ को हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश में पढ़ा। उसके बाद अगला पॉइंट जो था इसमें वो था कि इन्फ्लुएंसेस, फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश। अब किस किस मतलब कि देश का ओल्ड इंग्लिश पर प्रभाव रहा है, इसका भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया है। हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि कैसे जो था, कौन कौन जो थे वो मेन इन्वेडर थे इसके लिए। तो रोमन थे, फ्रेंच थे, स्कैंडिनेवियन थे। और अर्लियर बॉट टू देयर द लैंग्वेजेस बट द लेटर बेस्ट इंग्लिश एंड फेयर टू देयर द वोकैबुलरी, ठीक है। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं उससे, कल जो हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आज जो आगे बढ़ेंगे उसमें सबसे पहला है कि लैटिन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश पर आपका, ओल्ड इंग्लिश पर
लेटिन का क्या प्रभाव रहा। ठीक है, अब लेटिन है क्या, तो यह भी जो है इंडो आपका यूरोप से जितने भी भाषा शुरू हुआ चला वहाँ से यूरोप आपका जो है यूरोप से ही स्टार्ट हुआ चला, तो यूरोप का भी यह भी भाषा है लेटिन जो है। ठीक है, तो ये लेटिन का क्या प्रभाव पड़ा खासकर इंग्लिश पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश जो है वो सबसे छोटा भाषा है। इसके पहले बहुत सारी भाषाएं जो थी वो चल रहा था और था, बाद में धीरे धीरे जब इंग्लिश जब फेमस होने लगा तो धीरे धीरे सभी भाषाओं को अपने लपेट में लेने लगा और सभी भाषाओं से जो था वर्ड को अपने में इंक्लूड करने लगा। तो लेटिन का क्या प्रभाव पड़ा इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो लेटिन का आपका कह रहा है कि लेटिन वर्ड्स एग्जिस्टेंट इन इंग्लैंड, ऑलरेडी जो थे लेटिन शब्द जो थे वह इंग्लैंड में थे पहले से। ठीक है, कब से, तो बिफोर द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शन। ये एंग्लो सेक्शन जो आपका पीपुल थे, लोग थे, ठीक है, तो इन लोगों के आने से, इंग्लैंड में आने से पहले ही जो था वो लेटिन वर्ड्स उसमें था, लेटिन वर्ड एग्जिस्ट करता था। और जब बाद में आया तो और ये जब आया एंग्लो सेक्शन, तो ये हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि ये लोग बहुत वर्चस्व था इन लोगों का, ये लोग अपने हिसाब से क्या हुआ उसको चेंज करने लगे या इनका जो था असर सभी भाषा पर होने लगा। अब कह रहा है कि लेटिन वर्ड हैड ए स्टेटस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज। देखिए क्या कह रहा है कि उस समय की बात है आपका, ये जो 5वीं शताब्दी 6ठी शताब्दी की बात है, 6ठी शताब्दी में, कि आपका लेटिन जो था अपने आप में वर्ल्ड लैंग्वेज था। इसकी पहचान जो थी, इसकी स्टेटस जो था वो वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में था। ठीक है, लेकिन अब एंग्लो सेक्शन के आते ही यह क्या हो गया, प्रभावित होने लगा, चेंजेज होने लगा उसमें। अब देख रहा है कि यूरोपियंस कंट्रीज कह रहा है कि रोमनाइज्ड, मतलब रोमन का इस पर ज़्यादा मतलब असर होने लगा, रोमनाइजेशन होने लगा इसका। रोमन का हाव भाव बोल चाल जो भी कहिए वो इन लोगों पर, यूरोपियनों देशों पर क्या हुआ, रोमन का असर होने लगा। अब कह रहे हैं कि रोमनाइजेशन halted अराइवल ऑफ एंग्लो सेक्शन। लेकिन अब देखिए यहाँ पर भी आपका जो था लेटिन वर्ड था, लेकिन एंग्लो सेक्शन आने से पहले उसके बाद जो था लेटिन का अपना वर्चस्व था, लेकिन यूरोपियन जो था धीरे धीरे क्या हो गया, यूरोपियन कंट्री रोमनाइज होने लगा, रोमनाइजेशन। लेकिन रोमनाइजेशन कब तक चला, तो जब तक एंग्लो सेक्शन नहीं आया था आपका तब तक रोमनाइजेशन होता रहा, रोमन चीज़ों का, भाषा का लोगों पर असर होता रहा। लेकिन जैसे आपका इसका अराइवल हुआ, एंग्लो सेक्शन का अराइवल हुआ, तो क्या हुआ, हाल्टेड, मतलब आपका जो है रोमनाइजेशन पर वह रोक लग गया, मतलब उस पर स्टे लग गया, धीरे धीरे वो कम हो गया थोड़ा सा प्रभाव में। अब कह रहा है कि और रोमन एम्पायर जो था वो आपका क्या हो गया, ये रोमन लोगों का जो था, रोमन जो शासन था या शासक थे वह कोलैप्स कर गया, मतलब वह ध्वस्त हो गए। किनकी वजह से, आने की वजह से, तो आपका जो था वो ये एंग्लो सेक्शन के आने की वजह से रोमनाइजेशन जो था वह खत्म होने लगा, कोलैप्स कर गया। अब धीरे धीरे ये इसी पॉइंट में था, उसके बाद धीरे धीरे कह रहा है कि इसमें क्रिश्चियनिटी बिगेन टू द स्प्रेड इन इंग्लैंड। धीरे धीरे 6ठी शताब्दी के अंत तक जो था क्रिश्चियनिटी, मतलब क्रिश्चियन ईसाई धर्म जो था वो ज़्यादा मतलब क्या हुआ, डेवलप होने लगा। टुगेदर विद द राइज ऑफ द लिटरेसी एंड द क्रिश्चियन मिशनरी ट्रांसलेटेड टू द लार्ज नंबर ऑफ द लेटिन टेक्स्ट, और बहुत सारे लेटिन जो टेक्स्ट थे, मतलब जो ग्रंथ थे चाहे बुक थे, ये लोग क्रिश्चियन थे यानी कि ईसाई जो थे वो ट्रांसलेटेड टेक्स्टेड, मतलब उन किताबों को लेटिन जो शब्द में छपा हुआ था, किताब जो बना हुआ था, उसको लोग धीरे धीरे जो है वो ट्रांसलेट करने लगे मेड एंड ऑल ग्लोस। और धीरे अब क्या हुआ, एंड द मेनी ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इन द एग्जिस्टेंस टुडे, और आज भी इन लोगों ने जिस चीज़ को ट्रांसलेट किया आपका, ठीक है, कि लेटिन का ये क्रिश्चियन लोग जो भी ट्रांसलेटेड किए हैं वह लेटिन वर्ड जो है यूज इन द इंग्लिश टुडे। आज भी बहुत सारे ऐसे लेटिन वर्ड जो है इंग्लिश में हम लोग प्रयोग करते हैं और बोला जाता है। आगे के लेसन में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा कि आपका जो है कौन कौन जो है भाषा जो है किस किस देश से किस किस आपका जगह से लिया गया। जैसे इसमें ही दिया गया है आपका कि जब ये ट्रांसलेट करने लगे तो इसमें लिखा गया, आप यहाँ बुक में देख सकते हैं कि लेटिन आर रिलेटेड टू द रिलीजियस। मैक्सिमम जो आपका जो लेटिन जो शब्द थे वह धर्म से संबंधित जितने वर्ड हैं इंग्लिश में वह सभी लेटिन से लिया गया। जैसे कुछ एग्जांपल इसमें दिया गया है, हेवन, हेल, गॉड, गॉस्पेल, ईस्टर, सीन, एल्टर, ये सभी जो है वो आपका हेवन से संबंधित वर्ड है। ये सभी वर्ड जो क्या है इंग्लिश में यूज होते हैं और ये सभी लेटिन वर्ड है। तो ये रहा आपका जो था लेटिन का प्रभाव किस पर, ओल्ड इंग्लिश पर। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगला पैराग्राफ में। तो अब इसमें दिया गया है आपका कि नेक्स्ट जो है वो
स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस द ओल्ड इंग्लिश। अब स्कैंडिनेवियन जो थे उसका क्या असर पड़ा, उस पर क्या असर पड़ा, क्योंकि यह भी इन्वेंटर थे। ठीक है, हम लोग अगर इसमें इसके पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ा था कि 3 मुख्य रूप से जो थे वो इन्वेडर थे, जो अतिक्रमणकारी थे, रोमन, फ्रेंच और स्कैंडिनेवियन। तो अब लेटिन की बात आ गया, उसके बाद अब कह रहे हैं कि स्कैंडिनेवियन का क्या प्रभाव पड़ा ओल्ड इंग्लिश पर। तो थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे। अब सबसे पहली बात आती है कि स्कैंडिनेवियन जो थे यह कौन थे। तो यहाँ पर अब मैंने लिखने का प्रयास किया, देखिए इन्हीं को, स्कैंडिनेवियन को ही आपका विकिंग्स कहा जाता था। ठीक है, और ये जो थे स्कैंडिनेवियन जो थे वो कौन थे, तो इनहेबिटेंट ऑफ नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। यह जो 3 प्लेस का नाम रखा है, यहाँ के ये वासी थे। इनहेबिटेंट का मतलब होता है वासी, वहाँ के रहने वाले, वसिंदा। तो ये 3 जगह का नाम दिया गया है। तो यहाँ के लोगों को हम लोग स्कैंडिनेवियन कहें। और इन लोगों का क्या असर पड़ा ओल्ड इंग्लिश पर, उसी चीज को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो स्कैंडिनेवियन जो थे ये कौन थे, तो वन टाइम कह रहा है कि एक समय कभी नेवर ऑफ द एंग्लो सेक्शन। यह भी कह रहा है कि एंग्लो सेक्शन के नेवर रहे थे, मतलब पड़ोसी रहे थे। ठीक है, उसके आसे पास में कहीं रहे थे, उसके अगल बगल में ही रहे थे। वन टाइम द नेवर ऑफ द एंग्लो सेक्शन। और कैसा रिश्ता रहा था, तो देखिए यूरोप का आपका रिलेटेड टू द ब्लड एंड लैंग्वेज, कह रहा है कि खून और भाषा का दोनों का संबंध था, रिलेटेड था। मतलब ये दोनों जो थे पहले से ही रिलेटेड थे। बाद में अलग बात है कि बिछड़ा हुआ होगा या अनफेमिलियर हो गए होंगे, लेकिन शुरू की बातों में जो शुरू में देखा जाए आपका, तो ये जो थे स्कैंडिनेवियन जो थे वो एंग्लो सेक्शन के ही नेवर थे, मतलब पड़ोसी थे, अगल बगल के ही थे। आगे आप कह रहा है धीरे धीरे, यहाँ देश शब्द का जो मैंने प्रयोग किया है वो इनके लिए किया गया, स्कैंडिनेवियन। तो ये लोग जो थे क्या किए, अटैक ऑन इंग्लैंड, इंग्लैंड पर अटैक किया। और कहाँ बोला जा रहा था, बोला जाता है कहाँ शुरुआत हुआ, तो इंग्लिश, वहीं से, इंग्लैंड से। तो इन लोगों ने अटैक किया, और इन्हीं को हम लोग ये भी कहते हैं आपका विकिंग्स भी कहते हैं। तो विकिंग्स, इसमें एक पॉइंट डाल दिया गया, ऐड कर दिया गया कि कहाँ से कहाँ तक चला या कहाँ शुरू हुआ। तो इस एज को कह रहा है कि मिडिल ऑफ द 18 to 11th सेंचुरी, कह रहा है कि 8वीं सदी के बीच में और बिगनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी, मतलब 8.5 सदी से लेकर आपका 11वीं सदी जब शुरू होता है उस समय इसकी चर्चा है, आपका विकिंग्स एज की जो है चर्चा है। यानी कि हम लोग तो अभी 6ठी शताब्दी में ही पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हो सकता है कि आगे वाले चैप्टर में, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर में इसके बारे में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक, आगे देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। और इन लोगों ने क्या किया, स्कैंडिनेवियन जो थे, दे एफेक्टेड लैंग्वेज ऑफ द एंग्लो सेक्शन। अब देखिए अब तक क्या हो रहा था आपका, कि कैसे प्रभावित कर रहे थे, कि सभी जगह ये लोग प्रभावित कर रहे थे, लेकिन यहाँ स्कैंडिनेवियन जो मतलब कि इन पर अटैक किया इंग्लैंड पर, तो अफेक्टेड जो था लैंग्वेज ऑफ द एंग्लो सेक्शन। तो एंग्लो सेक्शन से इंग्लिश आया, इंग्लैंड में इंग्लिश आया। ठीक, तो इस पर बहुत असर पड़ा आपका एंग्लो सेक्शन पर, किसका, स्कैंडिनेवियन का। और लैंग्वेज एंड सेक्शन। अब कह रहा है कि एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, एंड ऑफ द 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी के अंत तक डेनिश वर्ड इन द इंग्लिश। एक और इसमें आपका ये देश या भाषा का कहिए कि इंक्लूडेड किया गया है, कि जब 19th सेंचुरी आया, 19th सेंचुरी के अंत तक जो था डेनिश शब्द को भी इंग्लिश में इंक्लूड किया गया और इसका प्रयोग किया जाने लगा, बोला जाने लगा। अब डेनिश क्या है, इसके डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, या कुछ इसमें देख लेता हूँ मैं कि इसमें दिया गया है थोड़ी सी बातें। ठीक है, फिर थोड़ा सा अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ दिया है, क्योंकि जो हाईलाइट पॉइंट्स है वो मैंने आपको इसमें लिख रखा है, इसलिए बताने में थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन होगी कि वो फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा। चलिए बताते हैं जो मैंने आपको लिख रखा है या बता रखा है। पॉइंट इस समझने की बात यह है, तो स्कैंडिनेवियन का था। अब कह रहा है कि आपका एंड देयर, अब बहुत सारे ऐसे जो थे ओल्ड इंग्लिश, और दे वर्ड्स नहीं, रेस्ट्रिक्टेड अंडर नाउन एंड। अब कह रहा है कि स्कैंडिनेवियन, इस बुक के बता रहा हूँ कि डेनिश काउंटर पार्ट and the conjunction of the forms and the pronouns and adverbs were freely borrowed. The 3 old pronouns आपका he, he और him were except replaced by their the Danish counterpart they, their और them। इसमें लिखा गया आपके बुक में कि आपका जो है हम लोग आपका दे, देयर और them यूज करते हैं, यह डेनिश ही वर्ड है इंग्लिश में। ठीक, इसके पहले जो था वो दूसरे भाषा में था, ओल्ड इंग्लिश में था, उसको इसमें चेंज किया गया। एंड ऑल स्कैंडिनेवियंस इन ओरिजिन, ऑल ओरिजिन में रहा, बट द मोस्ट रिमार्केबल बोरो आर द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मोस्ट बेसिक वर्ब इन द टू बी। Thus the Scandinavian influence on Old English extended beyond to the vocabulary to touch the grammatical system as well। अब करें कि स्कैंडिनेवियन
आपका जो ये लोग थे स्कैंडिनेवियन लोगों का जो असर रहा ओल्ड इंग्लिश पर वो क्या रहा, तो बहुत ज़्यादा वोकेबुलरी यानी कि वर्ड्स पर असर रहा और ग्रामेटिकल सिस्टम पर भी इसका बहुत असर रहा, कि इसका योगदान रहा या प्रभावित किया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके भी वर्ड जो थे इसमें इंग्लिश में जो थे वो इंक्लूड किए गए और आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट जो आता है आपके इस बुक के हिसाब से, जगह की वजह से मैं नहीं लिख पाया हूँ, आपको बुक से बता देता हूँ, अब बुक में देख लेंगे। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। अब इसके बाद अगला पॉइंट जो आता है, लेटिन इन्फ्लुएंस हम लोगों ने देखा, स्कैंडिनेवियन का इन्फ्लुएंस हम लोगों ने देखा, उसके बाद आता है इसमें ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश का जो है वो लिटरेचर, इसमें क्या क्या होता है और क्या चीज़ें होती है उसको हम लोग देखेंगे। तो कह रहे हैं कि ओल्ड इंग्लिश को आपका जो एज कहा गया या पीरियड कहा गया, इसको गोल्डन पीरियड कहा गया। ओल्ड इंग्लिश में जो था आपका गोल्डन पीरियड कहा गया है। और इससे पहले इसमें और कुछ बातें दिया गया है कि द फर्स्ट विच वाज अनडाउटेडली ब्रॉट टू द जर्मनिक ट्राइब व्हेन द इन्वेडेड इंग्लैंड एंड प्रिजर्व इनटू द ओरल ट्रेडिशन, द सेकंड इन द manifest in the songs, poems and religions writing from the manuscript produced in the literature came to the England, and unfortunately only a fragment of the old English poetry has survived to the manuscript are the follow। और शुरू में जो था सबसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई पुस्तक किताब जो भी था, वो कविता हो सॉन्ग हो कोई भी चीज़ जो था वह था, जिसके कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या मैं बता रहा हूँ और एक बार पढ़ कर बता दे रहा हूँ क्या लिखा गया है। तो ये आपका दिया गया है कि बियोउल्फ द जूनियस एंड द एक्स्टर बुक्स एंड द वर्सेली बुक, ये जो था चार, इसमें जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट का जो नाम दिया गया हस्तलिखित जो पोएट्री है उसका इसमें दिया गया है नाम, कि ये चार जो थे वो मैन्युस्क्रिप्ट थे। आगे जो कह रहा है अगला जो पॉइंट है वो गोल्डन पीरियड ऑफ द इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश इन द लिटरेचर वाज। अब कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश को हम लोग गोल्डन पीरियड कहा गया। क्यों कहा गया, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इस लेसन का। ठीक टॉपिक है या पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनेगा। तो कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश को हम लोग गोल्डन पीरियड कहे गए। तो किस एज को हम लोग गोल्डन पीरियड कहते हैं, तो ओल्ड इंग्लिश को। उसके बाद लिटरेचर वाज द एरा ऑफ द किंग अल्फ्रेड। और क्यों कहा गया, क्योंकि वो जो एज था, जो टाइम था वो किंग अल्फ्रेड, ठीक है, किंग अल्फ्रेड इसका टाइम था, इसका टाइम पीरियड था। मतलब ये आपका जो थे वो रूलर थे, शासक थे। और कैसे शासक थे, तो ही वॉज ए स्कॉलर, सोल्जर, लॉ गिवर एंड रूलर। बहुत अच्छे गुणवान, एक शक्तिशाली सैनिक, लॉ को कानून को मानने वाले बहुत अच्छे शासक थे। कौन, किंग अल्फ्रेड। एंड व्हेन दे बिकमिंग किंग, जब यह राजा बने तो देयर वर नॉट इनफ स्कॉलर टू रीड द लेटिन सर्विस बुक्स एंड देयर क्रिश्चियन लिटरेचर, क्योंकि लेटिन भी यहाँ पर आया, लेटिन का भी वर्ड रहा। उसके बाद क्रिश्चियन जो थे उन लोगों ने भी ट्रांसलेट किया, उनके भी कुछ वर्ड रहा। तो ये जब राजा बने किंग अल्फ्रेड, तो उस समय का जो बुक था, किताब था, टेक्स्ट जो थे, उसमें बहुत गुणवान जो इनके यहाँ लोग नहीं थे, या उनके कार्यकाल में उस क्षेत्र में या एरिया में कहिए नहीं थे। एंड टीचर्स एंड स्कॉलर फ्रॉम द अब्रॉड। तो इन्होंने क्या किया कि किंग अल्फ्रेड जो थे ब्रॉड द टीचर्स एंड स्कॉलर फ्रॉम द अब्रॉड। इन्होंने क्या किया कि ब्रॉड टीचर्स एंड स्कॉलर फ्रॉम द अब्रॉड, विदेशों से ये शिक्षक को बुला ले, टीचर को बुला ले। और बहुत बार ऐसे हमारे शास्त्रों में नियमों में हुआ है कि अगर कहीं दिक्कत हुआ है तो बाहर से हम लोग बुला लेते हैं, बुला लिया जाता है। आज भी ऐसा है कि हमारे इंडिया के लोग जो है विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं, विदेश के लोग जो है इंडिया पढ़ने के लिए आते हैं, और फिर यहाँ वहाँ का आदान प्रदान जो है वो भाषा होते रहता है। यहाँ के लोग वहाँ सिखाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ सिखाते आते हैं। तो ऐसा आपका इन्होंने क्या किया कि भाई अरे ये जो लिटरेचर है, साहित्य है, लेटिन शब्द यूज किया गया, क्रिश्चियन ट्रांसलेटर जो बुक है इसको पढ़ेगा कौन। तो उस समय जो टीचर स्कॉलर की कमी थी, तो ये जो किंग अल्फ्रेड थे उन्होंने क्या किया कि बाहर से विदेश से जो थे ये आपको बुलाएं, स्कॉलर को, टीचर को बुलाएं एब्रॉड। एंड हिमसेल्फ सेट आउट द ट्रांसलेटेड मेनी ऑफ द वर्क इन द लेटिन इनटू द वेस्ट सेक्शन इंक्लूडिंग द बिट्स हिस्ट्री। एक बहुत अच्छा इसमें वर्ड इंक्लूड किया गया है कि यह खुद भी ट्रांसलेट करने लगे बहुत किताबों का जो लेटिन में था एंड वेस्ट, और किस भाषा में था, वेस्ट सेक्शन में ट्रांसलेट किए खुद किंग अल्फ्रेड, इंक्लूडिंग द बेड्स हिस्ट्री। एक राइटर है जिसका नाम बेड्स है, उनका एक हिस्ट्री बुक था, उसको भी इन्होंने ट्रांसलेट किया। आगे आपका कह रहा है कि दिस
हिस्ट्री एंड द मोस्ट नोटेबल वर्क इंस्पायर बाय द अल्फ्रेड वाज द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल। और सबसे ज़्यादा जो था आपको द मोस्ट नोटेबल वर्क इंस्पायर बाय द अल्फ्रेड वाज, जो अल्फ्रेड किंग जो थे उनको जो सबसे ज़्यादा प्रेरित किया वो बुक जो था एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल था। एंड दिस बुक इज द फर्स्ट बुक ऑफ द इंग्लिश प्रोज। और यही किताब जो था कौन सा, द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल, फर्स्ट बुक ऑफ द इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश प्रोज का पहला पुस्तक था। एंड द फर्स्ट कंटिन्यूअस हिस्ट्री ऑफ द यूरोपियन नेशन एंड इन इट्स ओन लैंग्वेजेज। यूरोपियन नेशन के ये अपने भाषा में जो था यह किताब था, पुस्तक थी। द अर्लियर 166 मार्क ऑफ द एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश। अब बात आती है कि धीरे धीरे टाइम पीरियड आ जाता है ऐसे। अब तो हम लोग समझ गए, देख गए, कह रहे हैं कि जैसे आपका 1066 जो आता है वो एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश, यह जो टाइम होता है आपका जो समय होता है वो ओल्ड इंग्लिश की समाप्ति अब होती है। क्योंकि हम लोगों ने देखा शुरू में कि इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो कब से कब तक रहता है, तो आपका 449 से आपका 1066 तक रहता है। तो 66 के एंड में आपका क्या होता है, ओल्ड इंग्लिश का जो है वो समापन हो जाता है। और उसके बाद वहाँ से दूसरे चेंजेस हो जाते हैं, दूसरे परिवर्तन हो जाते हैं, अलग अलग जो है वो डेवलपमेंट हो जाते हैं। और फ्रेंच बिकम्स द आपका ऑफिस लैंग्वेज। अब धीरे धीरे ये जो आपका जो भी था वो तो हम लोग शब्द इंग्लिश में प्रयोग करते ही हैं, लेटिन हो चाहे जो भी हो, आपका डेनिश हो या स्कैंडिनेवियन जो लोग यूज किए वो सब तो इंग्लिश में है ही। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आपका फ्रेंच बिकम द ऑफिस लैंग्वेज। इंग्लिश तो बोला जा रहा था देहात क्षेत्र में चाहे जो भी है बाहर, लेकिन ऑफिस लैंग्वेज जो था, मैंने यहाँ लिखा है कि फ्रेंच धीरे धीरे ऑफिस लैंग्वेज बन गया। जैसे हमारे यहाँ ही आप देख लीजिए कि इंग्लिश जो है हम लोग ज़्यादा जो है ऑफिस लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है। कहीं बोलने के लिए, कहीं जाने के लिए, कोई फॉर्म भरना हो तो इंग्लिश में भरना है, किसी तरह का कोई भी काम करना, हम लोग को अप्लीकेशन देना है आपका तो इंग्लिश में करना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो इंग्लिश है वो ऑफिस लैंग्वेज यूज किया जाता है। लेकिन बाकी जो है वो हम लोग जनरल हिंदी बोलते हैं। तो उसी तरह से आपका जो था उस समय उस टाइम पीरियड में जब ये टाइम खत्म हो गया तो ओल्ड इंग्लिश धीरे धीरे वो डाउन की तरफ जा रहा था। डाउन की तरफ नहीं बोला जा रहा था इंग्लिश, लेकिन फ्रेंच जो था वो लैंग्वेज बन गया, सभी जगह आपका जो था यूज होने लगा। और इंग्लिश बिगेन द रिप्लेसिंग फ्रेंच। और धीरे धीरे अब जो था क्या हो गया, एक चेंज होने लगा आपका इंग्लिश बिगेन रिप्लेसिंग फ्रेंच। और इंग्लिश जो था वो फ्रेंच की जगह पर मतलब चेंज होने लगा, यूज होने लगा। इंग्लिश जो था आपका मतलब इंग्लिश की जगह फ्रेंच आने लगा, यूज होने लगा। जैसे आज हम लोग इंग्लिश का बहुत जो है क्या कहते हैं, मानते हैं कि बहुत बोलबाला है इंग्लिश, बहुत ही अच्छा सब, बहुत मतलब कि लैंग्वेज है, ये हमें जॉब दिलाता है, ये हमें प्रसिद्धि दिलाता है, ये हमें मतलब कि नाम मतलब बहुत फेमस कर देता है। तो अभी यह हुआ है, ऐसा नहीं था कि इसके पहले ये हमेशा से इंग्लिश ही रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में इंग्लिश ना रहे, कोई दूसरा भाषा प्रभावशाली हो जाए और इंग्लिश को हम लोग चेंज कर दे, बदल दें। जैसे अभी हम लोग इंग्लिश मैक्सिमम इंग्लिश यूज हम लोग कर रहे हैं, डेली लाइफ में भी 50% इंग्लिश हम लोग बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपने आप को गौरवान्वित फील करते हैं इंग्लिश बोलने में, समझने में कि अरे भाई इंग्लिश ये जान रहा है। जिन्हें अब लोग सभी जगह जो है वो इंग्लिश आपका जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम कोचिंग, स्पोकन क्लासेस, ये सभी जगह हो गया। अब मैक्सिमम जगह लोग जो है वो इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह लेकिन आज क्या हो गया था, धीरे धीरे हिंदी का जो है रिप्लेसिंग हो रहा है, मगर इंग्लिश हम लोग कैच करते जा रहे हैं, ठीक है, और बोलते जा रहे हैं। लेकिन हिंदी धीरे धीरे आपका क्या कहते हैं, थोड़ा सा स्लो हो रहा है, आप कह सकते हैं। उसी तरह यह था कि इंग्लिश के जगह पर जो था वो फ्रेंच जो ये ओल्ड इंग्लिश के पीरियड जो टाइम पीरियड था आपका 1066 के अंत में जो था धीरे धीरे एक्सचेंज होने लगा। इंग्लिश बिगेन रिप्लेसिंग फ्रेंच इन द फर्स्ट ऑफ द होम लेटर टू द ऑफिस। पहले घर से, उसके बाद ऑफिस से, स्कूल से। द चिल्ड्रन ऑफ द नोटेबिलिटी स्पोक इंग्लिश एज देयर द मदर टंग एंड द हैड टू बी द टॉट फ्रेंच इन द स्कूल। बच्चे घर में जो थे इंग्लिश बोलते थे अपने घर में, ठीक, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश क्लास में जाएंगे तो इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे। वैसे जो था फ्रेंच जो था लेकिन स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा, बोला जाने लगा। एंड दस द इंग्लिश लैंग्वेज द सर्वाइव द onslaught of the French rulers, and moreover the England was restored to the English kings within 15 years of the Norman conquest. 150 years, 150 साल के बाद जो था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद जो था आपका इंग्लिश किंग्स विथ। तो इस हिसाब से मतलब जो है आपका ये ओल्ड इंग्लिश का जो टाइम था वो ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड को देखेंगे, तो उसमें हम लोग बहुत सारी बातें सीखेंगे कि मिडिल इंग्लिश में क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या चेंजेज हुआ, उसमें किसका प्रभाव रहा, किसका बोलबाला रहा, कौन किसने
कौन सा शब्द कहाँ से लिया गया, इन चीज़ों को, सभी चीज़ों को हम लोग जो है वो मिडिल इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो आज के लिए मैं आशा करता हूँ, ठीक है, कि ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।